आवाम से भी मैं ख़ास तौर पे आवाम जो जुबली हिल्स और इसके अतराफ वकनाफ में है वो भी अपने सवाल कमेंट्स में पूछ सकती हैं। और इसके साथ साथ मैं तमाम देखने वालों से अपील करूंगा कि ज़रूर आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। हबीब साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से जुबली हिल्स का इलेक्शन बीआरएस और कांग्रेस के लिए एक थाक बन चुकी है और हर कोई इस सीट पे अपना कब्जा और दबदबा बताना चाह रहे हैं, तो अवाम के बीच में खास तौर पे नवीन यादव को लेके एक बड़ा सवाल है कि आखिर नवीन यादव कौन है? नवीन यादव जो है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम जितने भी व्यूवर्स है जो भी लाइव में देख रहे हैं उन तमाम लोगों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। ये हल्के जुबली हिल्स का जो बाई इलेक्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतिहास में हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है ये इलेक्शन पहली बार हुए ऐसा, बल्कि शहर हैदराबाद नहीं, तेलंगाना नहीं, हिंदुस्तान की तमाम सियासतदान पार्टियों की और तमाम आवाम की नज़र इस जुबली हिल्स पर है। और हम बात करते हैं नवीन यादव। नवीन यादव एक ऐसी शख्सियत है जिसे पहचान कराने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक आवाम के नुमाइंदे हैं। वो आवाम के दरमियान परछाई की तरह, साए की तरह रहते हैं और मुसलसल कई सालों से वो खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं। नवीन यादव को बार बार बीआरएस के कई लीडरों ने रोडी शीटर होने का इल्ज़ाम भी लगाया है और ये कहा है कि जिस तरीके से ये कांग्रेस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। इस पे क्या राय है देंगे? और कल भी बीआरएस के कई लीडरान के मुख्तलिफ बयान आता है, उस पर आपकी क्या राय है, खास तौर पे पुलिस की जानिब से जो काम किया गया? खलील साहब, आप बहुत ही सीनियर सहाफ़ी है और तमाम दुनिया जो देख रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है इलेक्शंस होते रहते हैं और कोई इधर से उधर ना पुलिस का जुल्म कुछ नहीं होता है। जब से 10 साल ये बीआरएस हुकूमत थी, इस बीआरएस हुकूमत ने आवाम को बताया है कि गुंडागर्दी कैसी होती है। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिका वजीर केटीआर साहब, मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो एक काबिलियत ऑफिसर है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और काबिलियत बहुत ही अच्छे सियासतदान है, बहुत ही अच्छे एजुकेटेड भी है। मगर यहाँ पर देखिए, आप हर वीडियो में आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, कांग्रेस पार्टी जो है एक नेशनल पार्टी है, मगर केटीआर साहब को कांग्रेस पार्टी से जितना डर है उससे कई गुना ज्यादा डर नवीन यादव से है। क्योंकि कभी भी केटीआर साहब कांग्रेस को कम, नवीन यादव को ज्यादा अपना निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, नवीन यादव से उनको खौफ हो चुका है। मागंटी गोपीनाथ जो मरहूम यहाँ के एमएलए थे, वो भी 10 साल डेवलपमेंट से ज्यादा नवीन यादव जो काबिलियत तालीम हासिल करने वाला और कई नौजवानों को तालीम देने वाला और कई गरीबों को मदद करने वाले की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। दुनिया लाख चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो बुरा चाहता है उसके साथ ही बुरा होता है, जो अच्छा चाहता है उसके साथ अच्छा होता है। इतिहास की बात करते हैं, नवीन यादव की सियासती जिंदगी में एएमएम पार्टी ने सबसे पहले उनकी काबिलियत को देखते हुए हल्के जुबली हिल्स से उम्मीदवार दिया और उन्होंने बिल्कुल खरी वोट से आकर हार का सामना करना पड़ा। 10-11 शिकस्त हो गई उनको। उसके बाद ये मागंटी गोपीनाथ, ये बीआरएस पार्टी ने नवीन यादव की सियासती जिंदगी को खत्म करने के लिए जितना वक्त लगाए वही वक्त डेवलपमेंट में लगाते तो आज नवीन यादव सामने खड़कर नहीं आते थे। और आज केटीआर के साथ साथ पूरे तेलंगाना रियासत के जितने साबिका मिनिस्टर्स है, एमएलए है, ZPTCs है, चेयरमैन है, कार्यकर्ता है, जितने भी लोगों को आज जुबली हिल्स में फिरने की नौबत ही नहीं आती थी। मैं एक चीज का खुलासा कर दे रहा हूं कि मागंटी गोपीनाथ ने 10 साल नवीन यादव को काफी बदनाम किया और उन्हें इतना टार्चर किया, हरासमेंट किया, मगर वो एक वाकई नौजवान है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया और आवाम का साथ नहीं छोड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके घर को तोड़ने के, उनके लिए ना बेबुनियाद केसेस, कई केसेस डाले। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केटीआर साहब एक बहुत ही अच्छे साबिका वजीर और तालीम भी है उनको, कि कहाँ पर नवीन यादव राउडी शीटर है, ये बताइए आप।
एक बात, खास तौर पे सहाफी खेमों में आधा बीआरएस और आधे कांग्रेस में बट चुके हैं। जो हकीकी सहाफत होती है, जैसे आप भी एक कांग्रेस के फेवर में दिख रहे हैं, हकीकी सहाफत वो होती है जो अवाम का साथ दे और अवाम को मसाइल को उठाए। मैं फिर एक बार तमाम देखने वालों से अपील करूंगा जो जुबली हिल्स के वोटर हैं, एक अच्छे कायद को चुने और आपका वोट ही आपकी ताकत है। इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर किसी की तायद और किसी की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर समझदारी की बात कर रहा हूँ। मेरी समझदारी, मेरा कहना गलत है तो आप मेरे से सवाल करिए फिर से एक बार। देखिए, यहाँ पर अब इख्तिदार में कांग्रेस पार्टी है और नवीन यादव काबिलियत है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो है नेशनल पार्टी है, 100 बार देखकर टिकट देती है, जबकि 12 लोग यहाँ पर मैनमपल्ली हनुमंतराव, दानम नागेंद्र और मोहम्मद अजरुद्दीन साहब और कई बड़े बड़े हस्तियां यहाँ पर, अंजन कुमार यादव साहब और कई बड़े बड़े हस्तियां कोशिश कर रहे थे इस टिकट को, मगर तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, आवाम के सर्वे के बाद एआईसीसी ने नवीन यादव की काबिलियत को देखते हुए नवीन यादव को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। मैं हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये बताती चलूं कि अच्छा कायद चुनना क्यों जरूरी है। राजा सिंह जो पिछले 10 साल बीआरएस हुकूमत में भी एमएलए था और अब मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में भी एमएलए है, मगर किसी किस्म से अवाम के मसाइल को हल नहीं कर सक रहे हैं, ना किसी किस्म का फंड नहीं ला रहे। तो जुबली हिल्स का हाल भी ऐसा ना हो जाए, कादरी साहब का कहना ये है, यही कहना चाह रहे हैं। मैं अवाम से ये कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी की तायद नहीं कर रहा हूँ, मैं ना को किसी के खिलाफ हूँ। तमाम हल्के जुबली हिल्स की अवाम को मालूम है मैं एक सहाफी जो है, जिस तरह से एक जर्नलिस्ट को रहना चाहिए वैसी तरह से हूँ। मैं इस बार नवीन यादव के फेवर में वोट डालने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर समझदारी की बात है। कई लोग आ रहे हैं आज, ना तो हल्के जुबली हिल्स के बारे में ना कुछ ए मालूम है ना बी मालूम है, जो आया मुंह को बोल के चल जा रहे हैं। हमारे जुबली हिल्स में काफी मुद्दे हैं, यहाँ पर रोड्स की, ड्रेनेज लाइन और यहाँ पर सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और अहम मुद्दा हमारे बोराबंडे के इलाके का खबरस्तान है। ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं बताता हूँ, 10 साल यहाँ की अवाम, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब ने मिलकर मागंटी गोपीनाथ साहब को मौका दिए या नहीं दिए? आप बताइए। 3 बार मागंटी गोपीनाथ साहब जीते यहाँ पर। मागंटी गोपीनाथ साहब, पहले जब इतिहास देखिए उनका, मेरे पास से पुराने वीडियोस या तो उनके पुराने पेपर्स देखिए आप। मागंटी गोपीनाथ सबसे पहले जब तेलुगु देशम से जीत हासिल करे, वो सिर्फ कॉलोनियों में घूमते थे, बाद में वो स्लम एरिया में आए। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि बेचारे वो इस दुनिया से गुजर चुके, मैं उनके बारे में कुछ बुरा नहीं चाह रहा हूँ, अच्छा कहना चाह रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट करना था वो डेवलपमेंट नहीं कर सके। जो चीज की जरूरत है, कई ऐसे स्लम एरियाज है आज भी यहाँ पर ड्रेनेज का पानी और बेरोजगारी और यहाँ पर रोड्स, ड्रेनेज लाइन, उसके अलावा और कई मसाइल है। हमारे हबीब साहब, नवीन यादव अगर एमएलए बन जाते हैं तो यहाँ गुंडाइज्म बढ़ जाएगा, बल्कि भी बहुत सारे बयान आ चुके हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये देखिए, हैदराबाद में लोग दूर से चार मीनार को देखकर बोलते हैं चार मीनार बहुत खतरनाक है, चार मीनार ऐसा है वैसा है, मगर मैं आपको याद दिला दूं, जो नवीन यादव को करीब से देखेंगे, जो नवीन यादव को जानते हैं, उन्हें अच्छे तरह से पता है कि नवीन यादव कैसे इंसान है। और रही बात 10 साल 12 साल मागंटी गोपीनाथ साहब एमएलए थे, मैं अब एक चैलेंज कर रहा हूं कि बीआरएस पार्टी के लोगों को, कई ऐसे कारपोरेटर्स थे साबिका, कई ऐसे लीडर्स थे, आप आरटीए डालिए, जुबली हिल्स पीएस, एसआर नगर पीएस, बंजारा हिल्स में तो दीगर आवाम को छोड़कर बीआरएस के जो तेलंगाना मूवमेंट में हिस्सा लिए, उन लोगों पे कितना जुल्म किए मागंटी गोपीनाथ साहब और कितने लोगों के ऊपर केसेस डाले, वो बताइए। नवीन यादव साहब अभी एमएलए नहीं बने तो लोगों को इतना परेशानी हो रही, वो हो जा रहा, ये हो जा रहा। मैं आवाम से ये कहना चाह रहा हूं कि आप 3 बार बीजेपी के एमपी को जिता लिया, ठीक है, और 3 बार मागंटी गोपीनाथ साहब को भी जिता लिया। अब देखिए, इख्तिदार में कांग्रेस पार्टी है,
जो कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में है, अब नवीन यादव को एमएलए की टिकट मिली, तो नवीन यादव यहाँ के हकदार है वोट के, क्योंकि एक यहाँ के मुकामी है, दूसरे वो एक नौजवान है, तीसरे वो तालीम हासिल है। तो वो चाहते, वो एमएलए नहीं है, वक्त कई काम करते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, हर एक लोगों से, और वो हर तमाम पार्टी से अच्छे ताल्लुक है। ये इलेक्शन की हद तक की बातचीत नहीं होती, उसके बाद उनसे हर एक से दोस्ताना है। जो लोग आज उनको बदनाम कर रहे हैं ना, देखिए जीतने के बाद वो लोग ही पहले आके हम लोग को ढकल के वो लोग ही मिलेंगे पहले। आपको यहाँ रोक रहा हूँ, अकलियती खासतौर पे मुसलमान कभी बीजेपी का साथ नहीं दी और बीजेपी को कामयाब नहीं करी जी। और दूसरी चीज, आज जिस तरीके से जुबली हिल्स में मुसलमानों ने अपनी एकजुटता बताते हुए एक तारीख को बदल दिया, जबकि कांग्रेस की और मुत्तहिदा आंध्रा और तेलंगाना की एक तारीख थी कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक मुस्लिम क़यादत नहीं दी गई थी। ये इलेक्शन और यहाँ की आवाम की आवाज थी। मगर जिस तरीके का कब्रिस्तान का इशू अब उठाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, पहले टेक्नोलॉजी कम थी, अब ज्यादा हो गई, और ये जो कब्रिस्तान का मसला है, ये आज का नहीं होता, कल का नहीं होता। अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो, ये कई सालों से चल रहा मुद्दा है, और होट भी हमारे हैं, दांत भी हमारे हैं। ये कब्रिस्तान का मसला जो है कई सालों से चल रहा। देखिए, 3 बार मागंटी गोपीनाथ साहब जीते, तो कब्रिस्तान दिए क्या? बोलो आप, दिए क्या? बताओ आप मेरे को, एक जगह बताओ भाई। हाँ, यहाँ दे दिए। बोल रहे ना केटीआर साहब तकरीर में खरीद के देते, बोल रहे ना। हमारे नवीन यादव साहब क्या बोल रहे हैं, और हमारे नवीन यादव जो नौजवान है हमारे यहाँ के मुकामी, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो क्या बोल रहे हैं, और उनके पार्टी के सुप्रीयर और तेलंगाना के सीएम वो क्या बोले, 31 दिसंबर से पहले हम कब्रिस्तान का मसले को हल कर देंगे। देखिए, एक यहाँ पर सोचने वाली बात है, बीआरएस पार्टी के एमएलए 3 बार एमएलए बनकर यह मसले को हल नहीं करे। अब 3 साल की बात है, कितने 3 साल की बात है, तो एक बार नवीन यादव को भी मौका दो ना भाई, नौजवान को दो। मैं नाजरीन से ये गुजारिश करूंगा कि खास तौर पे भाई, 1 मिनट साहब, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, हर जना बोलता, चाहे हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, टीआरएस, हर पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलते हैं, आइए नौजवान पॉलिटिकल में आइए, अपनी कैरियर बनाइए, आवाम की खिदमत करिए, सब बोलते। हाँ, तो फिर नौजवान है नहीं है नवीन यादव, क्या काबिलियत नहीं है उनमें? क्या उनमें तालीम नहीं है? क्या वो सोशल एक्टिविटीज नहीं करते? उनकी जीत से चंद लोगों को खौफ है, ये एक बार जीत जाएंगे तो इनको हराना नामुमकिन होगा और मुश्किल होगा। इसलिए क्या बोल रहे, इनको इनके बारे में बार बार ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले क्या कर रहे, सिर्फ सोशल मीडिया में ट्रोल करना, वीडियोस बनाना, आधे कट करके आधे, ये काम शुरुआत से करते हुए आ रहे। आप बराबर बोल रहे हैं। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहो, 10 साल इख्तिदार में केटीआर रहे, क्या केटीआर आवाम से मिले? अरे उर्दू सहाफत को नहीं मिले। उर्दू कई सहाफी ऐसे थे जो तेलंगाना मूवमेंट में साथ दिए, आप भी सहाफत में थे, क्या आपसे मुलाकात हुई? इसके अलावा कई ऐसे अकलियती लीडर है, जिसमें इनायत अली बाकरी है, मुनव्वर खां है। ये तो हद हो गई कि ये बाबा फजलुद्दीन जो डिप्टी मेयर है, उसके चीचा, जिनका नाम क्या था, सत्तार गुलशनी, को आज कमेटी का चेयरमैन डिक्लेयर किया गया। बाद उनको लेटर लिखाया गया। उसके बाद किसके खास आदमी को कब चेयरमैन बनाया गया था, ये आवाम को भी बखूबी मालूम है। इसके बाद अब कांग्रेस का कितना टाइम हो गया, आज अकलियतों, वो भी जुबली हिल्स का इलेक्शन है, मुसलमानों के एहतजाज को देखते हुए अजहरुद्दीन को एज अ मिनिस्टर दिया गया। अब कहाँ है फिरोज खान, कहाँ है उस्मान अल हाजरी, कहाँ है उस्मान मोहम्मद, कहाँ है वो मुसलमानों केसीआर को पहचानो, मतीन शरीफ कहाँ है? ये तमाम लोगों को मुखफ़ल कर दिया गया। तो जो काम बीआरएस कर रही थी, वही काम कांग्रेस कर रही है। तो दोनों जगह भी मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया। खलील साहब, मैं एक बात मैं माफी चाहता हूँ, और आप बोल रहे हैं नौजवानों की बात। 15 साल 10 साल बीआरएस हुकूमत करी नहीं करी? आप बोलिए, आप कांग्रेस हुकूमत में आके 22 महीने हुआ नहीं हुआ? आप बोलो। 10 साल जब बीआरएस हुकूमत करी ना, ऊपर चुन्ना अंदर मट्ठी, पूरा कुप्पा खर्चा कर दी। मैं आपको ऐसी जिम्मेदारी दूंगा, पूरा खजाना खाली कर आपको हुकूमत चलाओ बोल के दूंगा, तो आप क्या करेंगे? और रही बात, आप तमाम आवाम से मेरी एक सवाल है, एक बार सोचिए, आप कोई एक जगह, एक ही घर में हम रहते, एक रूम से दूसरे रूम में रहने
रहना शुरू करे तो सेट होने टाइम होता। ये हुकूमत आके 22 महीने होगी, 22 महीने बर्दाश्त नहीं हो रहा अपोजिशन को। 10 साल में मैं बता रहा हूँ, आप अभी बता रहे थे तेलंगाना मूवमेंट की बात करें, देखो ना तो कांग्रेस, ना तो टीआरएस, ना तो बीजेपी, ना तो एमआईएम, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ने तेलंगाना के लिए हम भी थे। और आपको याद दिला दूं, वाहिद एक ही चैनल था एचएम टीवी जो तेलंगाना के प्रोग्राम्स बनाता था और तेलंगाना के मूवमेंट्स, तेलंगाना के प्रोटेस्ट को बताने वाले का नाम एचएम टीवी रामचंद्र मूर्ति साहब। दशा दिशा, सलाम हैदराबाद, आदाब हैदराबाद, ऐसे प्रोग्राम बनाए जिसमें हम तेलंगाना के लिए, मेरे साथी, मेरे दोस्त अब्दुल समद साहब जो एचएम टीवी के क्राइम करस्पॉन्डेंट थे और मैं भी एचएम टीवी का क्राइम करस्पॉन्डेंट था, उस वक्त हमारे पे पथरमबाजी में मारने पड़े। तेलंगाना मूवमेंट में हम काम करें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कृष्णामाचारी है, तेलंगाना मूवमेंट में जो हमारे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में एर्रागड्डा डिवीजन में नानू भाई बोल के रहे थे, और हमारे इधर कई रहमत नगर डिवीजन, कई तेलंगाना, सत्तार गुलशनी साहब है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, सत्तार गुलशनी साहब को कई को अहदा नहीं दिए भाई? आप सत्तार गुलशनी साहब क्या नहीं करे? आप उनको एक फोटो बताता हूँ, कोई भी चैनल में बताए हो, पुलिस लाठीचार्ज करी तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए बचा रहे। फिरोज खान को भी नहीं दिए ना कांग्रेस में, उस्मान अल हाजरी को भी नहीं दिए। उस्मान, अच्छा ये सब की बात छोड़ दीजिए, उर्दू अकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट अफजलुद्दीन को भी नहीं दिए, जो पूरी जिंदगी अपनी कांग्रेस में गुजार दिया। तो कांग्रेस की भी तो बात करो आप। हाँ, देखिए आपने एक चीज बता रहा हूँ, 10 साल की हुकूमत, ये 22 महीने में मैं बिल्कुल बोलता हूँ फिरोज खान साहब को भी अहदा देना जरूरी है। देखो अब यहाँ पर अजहरुद्दीन साहब को दिए, आप बोल रहे आधा दिए, पूरा दिए। आप ये नहीं बोल रहे बोधन शकील साहब को कहीं को नहीं दिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बोधन शकील साहब जब परेशान थे, ये बीआरएस पार्टी हुकूमत थी, कोई इनका एमएलए, इनका मिनिस्टर जाके उनसे पूछा नहीं, उनके घर पे पुलिस आ रही, उनको परेशान हो रही। आज मेरे को ये नहीं समझ नहीं आ रहा, बोधन शकील साहब आज कांग्रेस के खिलाफ बात करे। अरे जब नहीं बोले बीआरएस के बारे में, कोई नहीं पूछे उनको, आके कोई नहीं पूछा, तो फिर कई को उनको नहीं दिया भैया, उनको भी देना था ना भाई। और रही बात, वक्त आता, अब देखो हिदायत नहीं आई थी इसलिए नहीं मिला। नहीं हिदायत नहीं आई थी, वो ना जिसको हिदायत आई उसको ही मिलता। मोहम्मद अली शब्बीर पुराने शहर में क्या करे थे, अवाम और मेरे साहबी बेहतर जानते हैं। तो मोहम्मद अली शब्बीर का भी कुछ भी नहीं हो सकता, फिरोज खान का भी कुछ नहीं हो सकता। जिसको जो हिदायत मिलती है, किसकी भी हुकूमत हो, हिदायत एक की चलती है, आपको भी मालूम, मेरे को भी मालूम। मोहम्मद अली, देखिए ऐसा मत बोलिए, देखिए मोहम्मद अली शब्बीर साहब को चीफ एडवाइजर बनाए तेलंगाना गवर्नमेंट का। और रही बात आने वाले 5 साल, अभी 2 साल ही मौका मिले, अपनी साल में हो छोड़ के चीफ मिनिस्टर को सीट दी है, इलेक्शन लड़ो बोल के इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। जो जीतने वाली सीट थी उसको छोड़ के फिर निजामाबाद में 50,000 से ज्यादा वोट लेके आए, उनके साथ नाइंसाफी। शब्बीर अली साहब को देखिए, केसीआर साहब जाकर वहां पर कामारेड्डी में मुकाबला करने से, केसीआर वहां से देखिए, यहाँ पर बीआरएस का दिमाग देखिए, हाँ बीआरएस का दिमाग देखिए, यहाँ पर वहां पर एक देखिए लोग क्या करते मालूम है, ऊपर के दरवाजे से एक काम करते, पीछे के दरवाजे से एक बताते। देखिए अब एमएलसी आमिर अली साहब हमारे सहाफी है, उनकी एमएलसी कैंसिल कौन करा है भाई? कांग्रेस वैसा करी, कांग्रेस ऐसा करी बोले। आज उसमें पिटीशन डालने वाले कौन है भाई? कौन डाले बोलिए आप? फिर ये लोग कैसा करते, वो तो रात के अंधेरे में लूटते, दिन के उजाले में बताते। मगर ये पब्लिक जो है, जो सोशल मीडिया बताते जा रहे हैं, लेकिन कौन किसके फेवर में, ये भी आवाम भी जानती, साहब भी जानते। देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, उनका भी यूनियन है, उनका भी सब कुछ है। मैं यहाँ पर क्या मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, एक मिनट यहाँ रोक रहा हूँ आपको मैं। हैड्रा, खास तौर पे हैड्रा के का खौफ दिला के कांग्रेस में कई सारे लीडरों को शमूलियत कराई जा रही है, खास तौर पे जुबली हिल्स हल्के से। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए इतिहास, देखिए साहब आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, ये सवाल आपने पूछा। नहीं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो बात पूछ रहा हूं आपको। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें, अगर बात हैड्रा की करेंगे तो मैं आपको एक मिनट मैं देखने वालों को ये बताते चलूं कि बीआरएस हुकूमत में कई सारे एफटीएल के अतराफ के लैंड्स का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। उसके बाद जो छोटे बिल्डर्स थे, खास तौर पे अखिलती तबके के हो या मिडिल क्लास में हो, जो कंस्ट्रक्शन करते थे, सेकंड फ्लोर के बाद रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया। ये काम बीआरएस गवर्नमेंट में किया गया, मगर थोड़ी बहुत हमलावरी जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में हाइड्रा के जरिए की। देखिए साहब, शुरुआत आप करे, हम लेके चले उसको,
शुरुआत आप करें, हम लेके चले उसको। हाइड्रा शुरू करने वाले हाइड्रा लगा के तोड़ना अच्छी बात तोड़ते रहे तो क्या आपके घर को आके तोड़ रहे किसी के? देखिए बराबर तोड़ते। देखिए मैं आपके एक बात बोल रहा हूँ, आपके घर के सामने कोई खड़ा तो आप 10 मिनट बर्दाश्त नहीं करते, कौन होना क्या होना कहीं को होना पूछते। आप किसकी की जमीन, गवर्नमेंट की जमीन। अब देखिए वहां पर 100 फैमिली रह रहे, बेचने वाला लैंड ग्रैबर। अब देखिए कांग्रेस हुकूमत आई बात, लैंड ग्रैबर्स कम हुए नहीं हुए, देखते जाइए आप, रिकॉर्ड निकालिए, लैंड ग्रैबर्स कम हुए नहीं हुए। किस वजह से हुए? आवाम तैयार नहीं है लेने के वास्ते, हाइड्रा के खौफ से कोई लेना नहीं चाह रहा। देखिए हमारे मुसलमान भाई बहन अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर 10-10 साल 15-15 साल बाहर सऊदी कुवैत में काम कर कर आकर यहाँ पर ऐसे लैंड ग्रैबरों के शिकार बनकर जमीन ले लेते। उन लोगों को क्या मालूम है, अरे जमीन यहाँ मिल रही बोल के ले ले रहे। अब ये गवर्नमेंट लैंड है, FTL लैंड है, हाँ बफरिंग लैंड है, उनको क्या क्योंकि हाइड्रा निकालने वाले वो जा रहे वहां पे ले रहे। कहाँ ले रहे जमीन? ऑफिस पेड। कहाँ ले रहे? वहां पे। आज देखो लैंड ग्रैबिंग, जैसा हाइड्रा आया लैंड ग्रैबिंग कम हुई। देखिए ये पब्लिक कोई भी चीज समझने के लिए वक्त होता। जब कोरोना आया था हर आदमी दूर भाग जा रहा था, आज कोरोना आया तो इजी ले रहा लोग। क्यों इजी ले रहे? उस्मान नगर पे बोलिए आप। बिल्कुल देखिए, अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, उस्मान नगर पुराने शहर का आज भी कई लोग 10 साल लोग एहतजाज करे, वो करे ये करे, क्या करे बीआरएस हुकूमत। वहां के मिनिस्टर थे मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम, भाई वहां के MLA है, वहां पे एहतजाज करने वालों के ऊपर केसेस बुक कर दिए, वहां पर एहतजाज करने आए। अरे फिर बोले जमहूरियत है, हम जा सकते हैं, हिंदुस्तान एक आधा। अरे मतलब आप करे तो चमक कर, हम करे तो बलक कर, ये गलत बात है। देखो बात करे तो जस्टिस की बात करो आप। देखिए आप हाइड्रा के बारे में मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आप लोगों का फायदा है, इसको वक्त लगता आपको हाइड्रा को जो समझने के लिए वक्त लगता, कोई भी चीज वक्त लगता मतलब हाइड्रा रुकेगा नहीं। अभी हाइड्रा फिर इसी तरीके से जो साहब जो हो गया बात कंप्लीट कर रहा हूं। अब यहाँ पर एक 100 फैमिली रह रहे भाई, जो तालाब के किनारे में रह रहे। वो तालाब के किनारे में बारिश आके पूरा पानी डूब गया, घर है 100 फैमिली वहां पर। खुदा ना करे खुद अच्छा बुरा हुआ, उसके जिम्मेदार कौन है? किसको बोलते हैं आप? वहां पर हुकूमत को चाहिए ये हाइड्रा का बुलडोजर या JCB चलाने से पहले भाई एक चीज निकाले। नहीं, मैं कांग्रेस हुकूमत से ये कहना चाह रहा हूं, मैं जो उस वक्त के ऑफिसर्स थे, जो उस वक्त लैंड ग्रैबिंग करे, जो भी है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो लोग करने से ये लोग करे, ये बेकसूरवार है बेचारे। देखो आज KTR साहब जा रहे हाइड्रा के एरिया में, जाके बच्चे हैं मासूम है बोल के रो रहे। ये KTR साहब उनके MLAs को एक महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं दिए। आज उनको आवाम याद आ रही, बस में हमारे जुबलीस में आके ऑटो में फिर रहे, उसमें फिर रहे। अरे फिरो भाई, आप अच्छा काम कर रहे, वेरी गुड, आप पब्लिक से अट्रैक्ट कर रहे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ 10 साल में कभी एक आध बार आके हमारे जुबलीस पे भी नजर मारो। और एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ, हंसेंगे आप। जो लोग पुराने जमाने में बोलते थे ऊपर चुन्ना अंदर मट्ठी, हल्के जुबली हिल्स, ये नाम जुबली हिल्स है। यहाँ पर 80% स्लम एरिया है, रोज काम करके जीने वाले हैं, और यहाँ पर नाम क्या है? जुबली हिल्स। कहाँ समझते जुबली हिल्स? अब ये जो BRS के गाँव से ओला भी जुबली हिल्स है। अरे अच्छे बिल्डिंगा दिखते, अच्छे होटल खाने के। यहाँ बात देखे, बात गलियों में से मोरिया बह रहे, रोडा से नहीं। अरे 10 साल आपकी हुकूमत थी और आपका MLA था वहां पर। जुम्मा 22 महीने भाई, 22 महीने हुए कांग्रेस, जबकि यहाँ का MLA मागंटी गोपीनाथ साहब, बेचारों की सेहत अच्छी नहीं थी, उन्होंने कोई काम नहीं कर सके। शायद उन्होंने करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, मैं नहीं बोल सकता हूँ वो, और मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं करते बोल के। बहरहाल कुछ डेवलपमेंट तो नहीं करे। तो अभी यहाँ पर जुबली हिल्स में चाहे वो कांग्रेस हो या BRS हो, ये BRS पार्टी इख्तियार में रहती तो लोग BRS के साथ ही जाते थे, जाहिर सी बात है ना भाई। क्योंकि डेवलप यहाँ पर देखिए, कांग्रेस, TRS, BJP ने यहाँ पर जुबली हिल्स की आवाम को डेवलपमेंट चाहिए, उन्होंने हमारे डेवलपमेंट, हमारे रोड्स। यहाँ पर देखो सरकारी जो स्कूल्स है, तुलबा है तो बेंचेस नहीं है, तुलबा है टीचर्स नहीं है। जहाँ पर टीचर्स है, तुलबा है, वहां पर देखिए वॉशरूम को जाने के लिए टॉयलेट्स को दरवाजे नहीं है। तो आप बताओ ये सारे। और एक दूसरी चीज मैं खास करके नौजवानों से बोल रहा हूँ, एजुकेशन चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनिया की तालीम हो, तालीम कंपलसरी होना चाहिए। अरे वो फ्री ये फ्री वो नहीं भाई, हम कब तक हम उस काबिल। देखो आप ऐसा रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखेगा, आप ऐसा मत ऐसी रहो। हम हर घर में नवीन यादव
उनका कहना क्या है, मैं उनसे गुफ्तगू करे वक्त उन्होंने क्या बोले, मैं पूछा भाई आप जीतेंगे नवीन यादव भाई तो आप क्या चाह रहे, तो बोले कि मेरे को हर घर में एक गस्टेड ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर देखना चाह रहा हूँ। बोले मेरी तबीयत खुश हो गई है। ऐसा बनाते जैसा एक साहब बोले थे ये मेरा कार्ड है, बाद में उनकी टाइटेल फिश हो गई, ऐसी होता क्या ये भी? देखिए आप उनसे इनको मत जोड़ो आप। मिसाल भी दे रहे ना तो सुनने की वो एक बात है। देखो नकल में मारने के लिए अकल की जरूरत होती है। तो आप देखिए नवीन यादव साहब कई सालों से जहाँ थे वहीं से आवाम की खिदमत कर रहे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर त्योहार पे रमजान हो इफ्तार की दावत, वहाँ दशहरा है, बतकम्मा, फिर सिख गुरुद्वारा गुरु नानक है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते, फिर गणेश निमज्जनम, हर त्योहारों को दशहरा का हर मजहब को लेके चल रहे हैं, हर मजहब को लेके चल रहे। और उनका मकसद क्या है, नौजवानों को, जो यहाँ पर जो नौजवान है, आप देखिए 10 साल पहले क्या था क्राइम रेट, अब क्या हो गया। क्या ये बच्चों को क्या है एजुकेशन, जो बच्चे 10th नहीं पढ़े हुए हैं वो 10th का टॉस से एग्जाम लिख सकते हैं आप। इंटर जो 10th पास होके छोड़ दिए उनको इंटर फर्स्ट सेकंड ईयर वो पढ़ाने। और मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं नवीन यादव साहब जीतेंगे यहाँ पे तो मैं उनसे लड़कर का, उनसे मंग कर, लड़कर, छीन कर, कुछ भी, यहाँ के नौजवानों को एजुकेशन जरूरी है भाई। हम पढ़े लिखे रहेंगे, हमको IT में जॉब आएगा, हम अब्रॉड जा सकते, US जा सकते, या इंडिया में बहुत अच्छा काम कर सकते। हमको किसी के देने लेने की क्या जरूरत भाई, हम किसी के देने के काबिल है, हमको क्या जरूरत है। तो एजुकेशन शुड बी मस्ट। हर माँ बाप से अदबन गुजारिश करो, और खास करके नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूँ, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो और बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो। आज माशरे में माहौल किस तरह से बना हुआ है, देखिए आप माहौल किस तरह से बना हुआ है। क्यों? माशी हालत से हमारे लोग दूर होने की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज सक रहे। तो क्या आपकी हुकूमत क्या फायदा है। और मैं इतिहास आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस का इतिहास आज जो हर कोई बहुत बैठ खड़कर बात करा ना, वो जो फ्रीडम लाई ना कांग्रेस पार्टी लाई सो है, आपको याद दिला रहा हूं। और जो ओपन टास्क का एग्जाम कांग्रेस पार्टी लाई सो है, कांग्रेस पार्टी लाई सो, रोशा साहब लाई सो। मैं बता रहा हूँ कितने सालों था, आज बता रहे 6 गारंटी वो नहीं दिए, ये नहीं दिए। अरे तुम 12% रिजर्वेशन दे, तुम बोले कहां दिए 12% रिजर्वेशन। देखिए 4% रिजर्वेशन जो है, 4% रिजर्वेशन शुरू से कांग्रेस पार्टी दी, और शब्बीर अली साहब इस मामले में कोर्ट तक रिजर्वेशन दिए। नहीं सुनिए आप मेरी बात, फीस रीइंबर्समेंट की बात करें, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, कांग्रेस हुकूमत 2 साल हो गए आके लेकिन नहीं मिल रही। अरे देते भाई, सुनिए आप, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए जब कांग्रेस राजशेखर रेड्डी साहब की आपने बात को मानिए आप। नहीं मैं मानता हूँ हर चीज, मैं दे रहे बोल के नहीं बोल रहा हूँ आप नहीं दे रहे, इंशाल्लाह एक 2-4 महीने के बाद देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, ये देखिए 6 गारंटी में आरोग्यश्री 5 लाख का था, उसको 10 लाख कर दिए। मेरे कई गरीब दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है, कई लोग ये आरोग्यश्री का इस्तेमाल करे। 10 लाख रुपए किसको बोले भाई, आज तुमको 100 रुपए कोई नहीं देता। अब आरोग्यश्री कार्ड भी नहीं चल रहा है। नहीं गलत बात है। देखिए शील उड़ी वो तो नहीं भैंस उड़ी। अरे झूठा झूठ ऐसा इला तो क्या है बोले तो, झूठा झूठ बोले तो सच्चे को शर्म आ रही। इन लोग क्या बात ऐसे है बोले तो, रात में क्या बोलते दिन में नहीं मालूम, दिन को रात बताते रात। इन्हों क्या समझ रहे हैं आवाम को, जुबली हिल्स की आवाम को। अरे ये जुबली हिल्स वाले तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत देख लेके है, इतना अच्छा नॉलेज है। या PGR साहब का एरिया है ये। PGR साहब देखिए, आपको पुराने शहर में लीडरी करना है तो PGR साहब से आइडेंटिटी कार्ड लेना पड़ता था, और पुराने शहर में करना है तो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब से लेना पड़ता था। नए शहर में कोई लीडरी करना है तो PGR साहब का। आज देखिए आप कितने बड़े बड़े लोग हैं, आपको पूरे शहर में नहीं, तेलंगाना में जितने लीडर्स नहीं मिलेंगे जितने जुबली हिल्स में मिलेंगे हमारे। और रही बात, आवाम को सब मालूम है, आप बोल रही आवाम वो करे। अरे डराए धमकाए कौन भाई, डरा के धमका के लेके आना, पार्टियां चेंज कराना कौन करे। सही BRS का ट्रेंड था, वो ट्रेंड कौन शुरू करे बोलो। BRS का ट्रेंड था, लेकिन अब कांग्रेस भी उस पे चल रही ना। अरे कल की बात है ना, तुम आम खाना पसंद करे तो मैं जाम कैसा ले जाके बेचूं तुम्हारा। अरे देखो भाई, आप करे, मैं क्या बोलूं, आप कुछ भी कर सकते। हम हाथ लगा दिए तो आप हमारे को बारे में बोला, हमें चाहे BRS रहो या कांग्रेस रहो, सिक्के के दोनों एक ही पहलू है। नहीं गलत। आप कांग्रेस BRS को आप ज्वाइन मत करिए। BRS की जगह है। मैं BRS गलत है नहीं बोल सकता हूँ। BRS के गलतियों को
उनके जो गलतियां हैं वो गलतियों को सुधार लेना चाहिए बिहार। आज नवीन यादव वो है, नवीन यादव रउडी शेटर, अरे एक केटीआर साहब इतने अच्छे एजुकेटेड, मैं इनकी इतनी रिस्पेक्ट करता था, इतने अच्छे वजीर थे वो, और आज मेरे को ये नहीं, बाद से पहले कांग्रेस से पहले नवीन यादव रउडी शेटर, नवीन यादव रउडी नहीं, नवीन यादव रउडी शीटर नहीं है। मैं हमारे देखने वालों को बता दूं कि उनके वालिद, एक मिनट, उनके वालिद छिन्ना से इस्लाम जो है वो कुछ जमाने से कहा जाता है कि रउडी शीटर है, मगर छिन्ना से इस्लाम की दंगल के पहलवान है। देखो भाई, छिन्ना से इस्लाम की एक तारीख है, चाहे वो टीआरएस जब मुत्तहिदा आंध्रा में थी तो सबसे पहले मुत्तहिदा आंध्रा तेलंगाना का एग्रीडेशन चलाने के लिए यही छिन्ना से इस्लाम ने किस तरीके की मदद की थी, अभी पशा बताइए। हाँ, मैं आज बता रहा हूँ, जब तेलंगाना मूवमेंट था, जब आके छिन्ना सिसलम यादव साहब से मदद लिए केसीआर साहब, जब उन्होंने रउडी शेटर नहीं आ रहे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको जो आदमी इनके पास से चले गया उन गुनेगार रउडी शेटर बन गया, इनके साथ रहा तो एकदम व्हाइट कुर्ता कैसा व्हाइट दिखा वैसा व्हाइट हो जाता, मतलब इन्हों क्या बोले, इनके साथ जो भी खड़ा अच्छा आदमी। यहाँ के एक मुकामी कारपोरेटर, मैं नाम नहीं लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, उनके साथ कितना जुल्म किया गया। मगर क्या है, मैं शुरू में भी एक बात बोला, दुनिया लाख बुरा चाहे, अल्लाह जो है किसी का बुरा नहीं चाहता। सरदार की मौत को अवाम, खासतौर पे जुबली हिल्स की अवाम नहीं बोली, लेकिन बीआरएस से अब कांग्रेस में आ गए, जो जुल्म करे चाहे मेयर रहो या कॉर्पोरेटर रहो, अब फिलहाल आप लोगों के साथ है। ये एक अलग चीज है कि नवीन यादव की शख्सियत के साथ वो जुड़े हुए नहीं है। मैं तमाम देखने वालों से ये अपील करूंगा कि केटीआर से सवाल करे, उस्मान नगर में जब तालाबों में लोग रह के एक एक साल एहतजाज करे, जब मुसलमान याद नहीं आए, मुसलमानों की कोई याद नहीं आई, अरे कौन से ऐसे मुसलमान लीडर से आज भी केसीआर जाके मिल सकते, कितने लीडर मिले होंगे, खुद बीआरएस के बात करिए। और एक चीज, जब इख्तियार में रहे इनको किसकी भी जरूरत नहीं थी, इनके साथ अपॉइंटमेंट लेना है तो इनके पीए को ईमेल करना, उस तरीके से मिलना, यह सिलसिला था, और वही सिलसिले को, वही ट्रेंड को दूसरी पार्टी भी चला रही। मगर यहाँ पे हमें मुसलमानों को जुबली हिल्स में कब्रिस्तान की जरूरत है, उसके बाद डेवलपमेंट की जरूरत है, एजुकेशन की है, और बल्दी आबरसानी के मसलों के मसाइल के हल की जरूरत है। तो एक अच्छे कायद को चुनने के लिए मुकामी कायद को चुनो। आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप, और एक बात, सीएम केसीआर साहब 10 साल में कहाँ किधर गए आप लोग देखे। रेवंत रेड्डी हल्के जुबली हिल्स का जो दौरा करे, आप सोच रहे सियासती ने आखिर देखना चाह रहे थे जुबली हिल्स जो बोलते हैं वो स्लम एरिया कैसा है। आप देखो कल शेखपेट में भी उतर कर चले गए सरप्राइजली, और यहाँ पर जा रहे तो उनका दोस्त दिखा तो गाड़ी रोक के मिले उन्होंने, केसीआर साहब कभी मिले। और एक शुरू में सबको मुसलमानों की याद आती। नहीं, इलेक्शन की बात नहीं बोल रहा हूँ भाई। देखिए, जब रेवंत रेड्डी साहब एक दवाखाने में किसी की देखने गए, जब उस दरमियान एक खातून वहां से आवाज दी, रेवंत अन्ना, पलट के गए, जब क्या इलेक्शन था क्या। देखिए, हर आदमी चाहे कोई भी हो, देर अंधेर होती है। जब आप 10 साल हम बर्दाश्त करें तो आप 2 साल बर्दाश्त नहीं कर रहे, चुप जा रहे, मेरे को लाइट नहीं आ रही, मेरे को फैन नहीं आ रहा, मेरे को एसी नहीं आ रही। कुछ सवाल कर रहा हूँ, खत्म कर देंगे, इसमें साजिश है। मैं आपके पास आपके कैंडिडेट की तारीफ कर रहे हो, कैंडिडेट के सामने मुद्दे को पब्लिक में करते होते ये बोले कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, बोलते बोल रहे, कांग्रेस पे तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमान है, ये जुमले पे माफी भी नहीं चाहिए। फिर मैं एक बात बोलता हूँ, सुनिए, मैं करीब 20 साल से जर्नलिज्म में हूँ, और मैं बेहतरीन, आप जितने लोग हैं उर्दू सहाफी है ना, ये प्रोग्राम ही उर्दू सहाफी हूँ। आप, मैं तेलुगु में आपको प्योर सस्ता मेरा तेलुगुलो ने माట్లాడగలను नहीं, तेलुगु में हमारे समझ में आता। तो सीएम साहब क्या बोलना चाह रहे थे, रेवंत रेड्डी क्या बोलना, उनके अल्फाज, ऐसे कई जोनों के भी अल्फाज हुए। रेवंत रेड्डी बोलना क्या चाह रहे थे, कांग्रेस का इतिहास है, मुसलमान हर वक्त कांग्रेस के साथ था। उन्होंने ये नहीं बोले मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमान है। इसको करेक्शन करने के लिए देखिए माफी, अच्छा अब उन्होंने करेक्शन नहीं करे बोल के बोले, करेक्शन कर दिए बाद माफी नहीं मांगे, माफी मांगे बाद हमारे से आके नहीं मांगे, फिर हमारे से मांगे बाद हमारे अब्बा से नहीं मांगे बोलते, फिर हमारे से मांगे बाद फार्म हाउस में जाके नहीं माफी मांगे बोलते, फिर आमिर शकील साहब के घर को जाके माफी नहीं मांगे बोलते, फिर उसके बाद महमूद अली साहब के घर को। अब क्या छोड़िए, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर थे तो कितने बार आपके सोशल मीडिया के जरिए, कितने बार, इंसान है, जबान है भाई, इंसान के गलती होता है, लेकिन आप मतलब आप पहाड़ फेंके तो भी कुछ भी नहीं बोलना, हम कंकर भी गिर गया तो उसको पहाड़ों के साथ बतला रहे। अभी साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। जिस तरीके से रेवंत रेड्डी साहब हमारे वजीर आला ने जो कहा, लेकिन मुसलमानों की एक तारीख रही, और खास तौर पे हिंदुस्तान को आजाद कराने में
हम मुसलमानों का क्या रोल है और हमारे आबो अजदाद ने कितना खून बहाया है, ये रेवंत रेड्डी भी जान ले। और वो लोग जो ये वीडियो को ट्रोल करते हुए जिस तरीके से अलग तरीके से चला रहे हैं, उनको भी ये पैगाम देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का, हमारे आबो अजदाद का एक अहम रोल है और उनका खून शामिल है। देखिए, मुसलमान को कोई खरीद नहीं सकते, ना मुसलमान किसी से डरता नहीं। मुसलमान का इतिहास देखिए, मुसलमान किसी से डरता नहीं और मुसलमान को कोई खरीद नहीं सकता। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में, हैदराबाद में जब कोई भी आता था, हमारे अखलाक को, हमारे रहन सहन को देखकर लाखों लोगों में बोलता ये हैदराबादी मुसलमान है, ये हमारे अखलाक है। देखिए, हिंदुस्तान के लिए आज़ादी में हमारे कई मुसलमानों ने अपनी जान दे दी और तेलंगाना के मूवमेंट में भी हम लोग इतिहास कर, मगर आज गोदी मीडिया क्या करती, हमारे लोगों को कोने में डाल देती, दूसरों को। ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते और किसी से भी नहीं डरते। ये प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आप तमाम लोगों से। मैं जो कहना था मैं कह दिया हूँ, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार की हैसियत से कह रहा हूँ। रही बात उसके बाद आप लोगों की मर्जी है। मेरा एक ही अदमन गुजारिश है, हमारा एमएलए ऐसा हो, हर वक्त आवाम के दरमियान हो, और हमारा एमएलए ऐसा हो कि खुद से ज्यादा हमारे बारे में फिक्रमंद रहे। हमारा एमएलए ऐसा हो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेके चलने वाला हो। हमारा एमएलए ऐसा हो आंध्रा तेलंगाना यूपी बिहार सबको लेके चलने वाला हो। हमारा एमएलए ऐसा हो नौजवानों की तालीम और उनकी बेरोजगारी और हमारे खातून बहनों के लिए सेंटर्स और उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम ऐसे लाने वाला और डेवलपमेंट लाकर इस मुकाम जुबली हिल्स को। अभी साहब एक आखिरी सवाल, खास तौर पे तमाम जुबली हिल्स के देखने वालों से और जुबली हिल्स के वोटर्स से हबीब साहब और तमाम उर्दू सहाफत भी ये अपील करती है कि जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ एक अच्छे कायद को चुने। अगर आपको जो भी कायद पसंद आता है उसको वोट दे, मगर अपने वोट की ताकत और अपनी एक जहती की ताकत बताते हुए आपने एक तारीख को बदल दी। जिस तरीके से मुस्लिम क़यादत को रोका गया था, उसे कामयाबी से अजरुद्दीन की शक्ल में एक कायद को लाया गया। इसी तरीके से अगर हर जगह मुत्तहिदी से मुसलमान अगर आवाज उठाएंगे तो हमारे तमाम तर चीजें पूरे हो सकते हैं और हैदराबाद मुसलमानों का पाया तख्त है। फिर एक बार जुबली हिल्स का इलेक्शन पूरे तेलंगाना पर असर डालेगा। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि जरूर अच्छे कायद को चुने। आप तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, वोट आपका हक है, वोट आपका फैसला है, वोट आपका जवाब है। आप अपने वोट को जाया ना करिए और वक्त के पहले नवंबर 11 के दिन सुबह 7 बजे अपने घर से फजर की नमाज के बाद अपने घर से निकलकर अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों के साथ जो भी आपके वोटर से यहाँ पर फौरी हो जाइए। आप अच्छे उम्मीदवार को वोट डालिए। और खास करके ये बात भी बोल रहा हूँ, मेरी जब गुफ्तगू हुई नवीन यादव से और शबीर अली साहब से, बोरा बंडे का हमारा जो खबरस्तान का मसला है, इंशाल्लाह ताला नवीन यादव कामयाब होंगे तो मैं उनसे मंगकर, लड़कर, झगड़कर हमारे बोरा बंडे की आवाम, मैं भी एक बोरा बंडे का मुकामी हूँ और मुझको भी एक दिन मरना है। यहाँ पर मैं किसी की दबाव में, किसी की उसमें नहीं, जो हक की बात है वो हक की बात बोल रहा हूँ। और नवीन यादव से बोरा बंडे की कमेटी बात की तो नवीन यादव के अल्फाज क्या थे मालूम है? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं जीते बाद इंशाल्लाह आप लोगों को खबरस्तान की जगह पक्का मैं अरेंज करूंगा। तो तमाम लोगों से इस प्रोग्राम खत्म करने से पहले मेरी अदबन गुजारिश है, नवंबर 11 के दिन आप अपने घर से निकलिए और इतिहाद बताइए, बल्कि हैदराबाद तेलंगाना नहीं हिंदुस्तान में बताइए। परसेंटेज 78% पोलिंग होना चाहिए। लोग देख के परेशान हो जाना, बिहार का छोड़ दे के सिर्फ हैदराबाद की जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के बारे में देखना। और एक अच्छे नौजवान को, हमारे नवीन यादव को चुनिए और आपके जुबली हिल्स की डेवलपमेंट और तमाम एक होकर, जिससे गलती हो गई अनजानी में या जानबूझ के, आप 3 साल है, ये 3 साल के लिए आप एक बार मौका दे दो, क्योंकि ये तीसरा इलेक्शन है नवीन यादव का। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आधी कामयाबी उसी दिन होगी जिस दिन बी फॉर्म हाथ में आया और आप तमाम लोगों एक हो जाकर उन्हें वोट डालेंगे तो नवीन यादव कामयाब होंगे और उन्हें 3 साल मौका रहेगा। एक सवाल, पिछले 9.5 साल में उर्दू सहाफियों के साथ बहुत सारी नाइंसाफी, अब कांग्रेस आने के बाद 22 महीने हो गए, उर्दू सहाफियों के साथ अभी भी नजरअंदाज किया जा रहा हो, खासतौर पे छोटे सहाफियों जो है ना, उस पर आपका क्या कहना है? और 2 साल या 2.5 साल से जो मीडिया के एक्रेडिटेशन कार्ड भी रुके हुए, स्टिकर्स लगा के जो है ना उसको फिर से रिफिल किया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, बहुत अच्छा है सवाल पूछे। और तमाम आप लोगों को मालूम या नहीं मालूम, खलील भाई को तो मालूम है, बीआरएस की हुकूमत थी, स्मॉल पेपर्स को ऐड मिलते थे क्या साहब? आप सही सही बोलना, आप कांग्रेस साहिबा दे रही नहीं दे रही, सही सही बोलो आप। नहीं, जैसा भी चल रहा, लेकिन यह बात एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। यह बात एडवर्टाइजमेंट की चल रही, तो इंशाल्लाह ताला खास तौर पे एक्रेडिशन कार्ड जो है इस बार कमेटी फॉर्म नहीं हुई, और अगर कमेटी फॉर्म होगी तो आपके हमारे एक करीबी कायद को चुना जाएगा, क्योंकि जब ये बात उठेगी तो हम और आप मिलकर फैसला करेंगे कि हमें किससे चुनना है। और साथ ही साथ सहाफी भाइयों से भी और देखने वालों से भी ये अपील करूंगा कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं आप तक खबरों को पहुंचाने के लिए। आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका फॉलो करना ही हमारी सहाफत की हिम्मत अफजाई है, तो जरूर आप इन्हें फॉलो करिए। इसके साथ साथ अभी पाशा साहब बात एक्रेडिशन की हो रही है, एक मिनट, बात एक्रेडिशन की हो रही है, क्योंकि ये हक है सहाफी का। तो रेवंत रेड्डी साहब हो या बीआरएस हो या कांग्रेस हो, सहाफत एक्रेडिशन कार्ड पे भरोसे पे नहीं है। प्रोफेशनल सहाफत जो है, सही सहाफी जो है काबिलियत से आपकी मेहनत पर है। और मैं अहम बात बोलना चाह रहा हूँ, मेरा अहम बात बोलना ये चाह रहा हूँ, मेरे जितने वेब मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, मैं एक बात बोलता हूँ, आज वेब मीडिया को रुकाया जा रहा है। इसका वक्त, इसकी वजह क्यों? क्योंकि वेब मीडिया आज आसमान को छू रहा है। सैटेलाइट चैनल 1 घंटे के बाद न्यूज डालता, मगर मेरा भाई गर्मा की धूप में, बारिश पड़ते हुए पानी में, सर्दी में अपने घरदार बीवी बच्चों को छोड़कर, कोई पैसों की आस नहीं, अपनी जिंदगी अपनी जान हथेली पर लेकर वो न्यूज कवर कर कर आपको यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे डालता, तो आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। तो वेब मीडिया जितने जर्नलिस्ट हैं उनकी भी इज्जत करिए। और मैं हुकूमत से अपील करूंगा, और रेवंत रेड्डी साहब से मेरी अपील है, जो वेब चैनल के मीडिया वाले उनको भी आप एक्रेडिटेशन दीजिए। हाँ, यहाँ पर कोई जो फॉर्मेलिटीज है, जो ऑफिसेस है, सर्टिफिकेट, लेबर लाइसेंस है, एमएसएमई सर्टिफिकेट्स है, ये जितने भी फॉर्मेलिटीज बताकर ये जितने वेब मीडिया वाले हैं उनको भी आप एक मिनट मैं रोक रहा हूं आपको। उर्दू सहाफत की नुमाइंदगी के लिए ऑलरेडी हबीब पाशा उर्दू एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के एक सदर है, उनकी जानिब से वेब मीडिया को एक्रेडिटेशन कार्ड देने के लिए ऑलरेडी नुमाइंदगी करी गई है। और इसके साथ साथ मैं बताते चलूं कि आजकल हर कोई अपने आप को फोन पकड़ के मैं मीडिया वाला हूं कर रहा, तो इसके लिए एक तालीम याफ्ता जो हम लोग जो बैकग्राउंड से रखते हैं, एजुकेशन, और हमारा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस और इतने साल लगाने के बाद, तो इसको तोड़ने के लिए, जिस तरीके से माजी में रेवंत रेड्डी साहब ने कहा, अरे उसका बाबा जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, उसकी अम्मा जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? तो जो लोग इलिटरेट तरीके से, यानी कि उसको कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कोई इल्म नहीं है, उन्हें भी मोबाइल पकड़ के बोल रहा है मैं जर्नलिस्ट हूँ, इससे हकीकी जर्नलिस्ट खराब हो रहे हैं। तो उसके लिए अभी पाशा की जानिब से नुमाइंदगी की जा रही है, और कई सारे यूनियंस है उनकी जानिब से नुमाइंदगी की जा रही है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला वेब पोर्टल को, वेब मीडिया को भी एक्रेडिटेशन की नुमाइंदगी की जाएगी। बिल्कुल। और एक सवाल हेल्थ के ऊपर है, ये मैं पूछता हूँ आपसे। 9.5 साल जर्नलिस्ट हेल्थ कार्ड दिए थे, जो हुकूमत रहती है, एक्रेडिटेशन कार्ड के जरिए हेल्थ कार्ड दिए, 9.5 साल हेल्थ कार्ड कहीं पर भी नहीं चला। 9.5 साल, चाहे बीआरएस हो, कांग्रेस हो, मेरा सवाल क्या है, 9.5 साल कोई भी हॉस्पिटल में जाके हेल्थ कार्ड बताए तो उन्होंने यही बता रहे कि ये कार्ड हमारे पास नहीं चलता। फिर हुकूमतें देती क्यों है? सहाफियों से फायदा उठाती है, और बड़े बड़े चैनल स्टूडियो में लाखों रुपए देकर बैठ के डिबेट करते हैं। जब वेब मीडिया की या कोई फेसबुक मीडिया के फॉलोअर्स, अच्छे फॉलोअर्स रहते हैं, उनको जो है ना, जब बात करने का मौका मिलता है, कोई चीज में बात करने के लिए जाते हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं। आगे स्टूडियो में 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए देके बैठते हैं। यहाँ थोड़ी हमारी गलती है, मैं बताता हूँ। जब ऐसा मौका आता तो तमाम मीडिया एक होना, पहले आप में अपने आप में यूनिटी रहिए, एक मुत्तहिदा सदर चुनिए, उसकी बात सुनिए, उसके बाद आप ये सवाल करिए। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ आप लोग बुलाए वो लीडर आना। अब क्या हो गया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आपको इस्तेमाल करा जा रहा है, उसके बाद आपको साइड लाइन कर दिया जा रहा है। तो ये नहीं होना, तो पहले अपने आप में मुत्तहिदी लाइए। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश, यूनुस भाई एक मिनट, इंशाल्लाह मैं इस बारे में सीएम से रिक्वेस्ट करेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, हमारी यूनियन की तरफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। और जितने भी मेरे डिजिटल मीडिया के, जितने भी वेब मीडिया के रिपोर्टर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद है, और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग 10th फेल है,
तो मेरे पास आओ, मैं खुद फीस बनकर आपको 10th का एग्जाम लिखाऊंगा। जो लोग 10th पास हो गए, इंटर फर्स्ट सेकेंड ईयर को भी मैं अपने पैसे जर्नलिज्म के कोर्स मैं अपने पैसे खर्चा करूंगा। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी फीस बनूंगा। जर्नलिज्म करना चाह रहे तो आप मेरे पास आ जाओ इंशाल्लाह। और एक चीज, मैं किसी से लेके देने नहीं हुआ, मेरे से जो होता मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। और कोई लाखों हजारों रुपए फीस नहीं होती है, 1000 15 1200 रुपए फीस होती है। हम क्या सोचते, अरे उसकी फीस इतनी होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे में यूनिटी, देखिए हमला बढ़ गए होने की वजह से पिट गए हमला। अगर हमला बढ़ते नहीं थे तो पिटते नहीं थे। आप इकट्ठा एक हो जाइए, चाहे वो कांग्रेस हुकूमत हो, चाहे बीआरएस हुकूमत हो, कौन सी भी हुकूमत हो, हम हिला के रख देंगे उनको। रही बात हेल्थ इंश्योरेंस की, यूनुस साहब आपने पूछा, मैं आपको बताते चलूं कि अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का कोई मुत्तहिदा हल नहीं निकला। इसका हल निकालने के लिए आप और हम अपने ट्विटर को इस्तेमाल कीजिए और अपने यूनियनों से राब्ता कीजिए ताकि इसका कोई हल निकल सके। क्योंकि आगे भी अगर कोई बीमार पड़ता है या कोई इमरजेंसी आती है तो हमारा इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ निम्स में चल रहा। मैं ऑलरेडी ट्विटर पे ट्वीट भी करा था, उसका रिप्लाई। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, आज जो कांग्रेस हुकूमत आई, मैं रेवंत रेड्डी साहब को याद दिला देना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जो हुकूमत आज आई है, ये वेब मीडिया, सोशल मीडिया की काफी मेहनत थी। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आप सबको बांट रहे, थोड़ा हमको भी बांट दो। हमारे जो बेचारे वेब मीडिया के जो रिपोर्टर्स है, जर्नलिस्ट है, उनको एक्रेडिटेशन दो, उनको हेल्थ कार्ड दो, उनको भी बीवी है, उनको भी बच्चे हैं, उनको भी जरूरत चीज़ें है। हम आपसे वो दो ये दो नहीं पूछ रहे, जो कॉमन इंसान को जीने के लिए चाहिए और एक उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए भी आप थोड़ा नजर रखिए। और मैं तमाम डिजिटल मीडिया के, वेब मीडिया के रिपोर्टर से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आप बटो मत, आप बटेंगे तो पिटेंगे। आप पूरे एक हो जाइए, इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे खड़िए। मैं इंशाल्लाह खलील भाई है, आप तमाम हम मिलकर कामयाब करेंगे। देखो मेरे भाई, आज हम जवान है, आज हम मेहनत कर सकते, कल हमारी औलाद को हम ऐसा नहीं खड़ा कर सकते। हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमारे बच्चों को अखलाक सिखाना है, हर चीज करना है। आज हम जवान है, हम काम कर सकते। हमारा खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई हादसा हो गया तो कौन हमारे पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला है। आज एक प्रेस मीट है या एक लीडर की कोई प्रोग्राम है तो सब फोन करके बुलाते। कल मेरा हाथ टूट जाता या मेरा सर फूट जाता तो कोई नहीं, आंखें खुली, 2 सेब 2 फूल देके चल जाते। तो मेरे भाई, आप गाड़ियां भी रफ्तार से मत चलाओ और वक्त से पहले आप निकल जाओ। आप अपनी फिक्र करो, अपने बीवी बच्चों की फिक्र करो, अपने माँ बाप की फिक्र करो। दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत है, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की, और बड़े बुजुर्ग और बड़े सीनियर जो भी जर्नलिस्ट है उनकी इज्जत करो। जो लोग इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत मिलेंगी। हम बिल्कुल हमारी यूनियन की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। बहरहाल आप इंश्योरेंस बोले